अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस वक्त उस एयर के अंदर डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस भी मौजूद हो सकती हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं जो उन हार्मफुल सब्सटेंस से हमारे डेलिकेट लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनको किसी किस्म का डिसऑर्डर ना हो। अब जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके अंदर हेयर्स होते हैं, और बच्चे हेयर्स का काम क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल को भी इंट्रैप करते हैं। उसके अलावा कोई और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल पोलन्स वगैरह तो उनको भी इंट्रैप करते हैं। इसी तरह जो नोज़ और फेरेंक्स है उनके अंदर बच्चे म्यूकस लाइनिंग होती है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है। अब म्यूकस का काम हमने कहा था कि उसका काम होता है कि इनकमिंग एयर को वार्म भी करना है, उसको मॉइस्ट भी करना है, उसको क्लीन भी करना है, और अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स वगैरह अगर कोई हैं तो उन्हें इंट्रैप करें ताकि जब वो अंदर ना जाए, मीन अंदर जाकर वो इन्फ्लेमेशन काज ना करे। उसके अलावा बच्चे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर सीलिया भी होते हैं, और सीलिया आर द म्यूकस एलिवेटर। ये म्यूकस एलिवेटर का मतलब क्या है बच्चे, याद रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये फेरेंक्स लेनस के अंदर भी क्या होते हैं, फेरेंक्स के अंदर भी क्या होते हैं बच्चे, ये सीलिया होते हैं। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये उस म्यूकस को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स फेरिंग्स। मीन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो 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 म्यूकस की मूवमेंट होनी है वो टुवर्ड्स फेरिंग्स होनी है। तो जब ये सीलिया बीट करते हैं तो उस म्यूकस को किसकी तरफ लेकर आते हैं, फेरेंस को की तरफ लेकर आते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, स्वॉलो कर देते हैं। उसके अलावा बच्चे जो हमारे ये डिफरेंट जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये इंस्पायर्ड एयर में से भी फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करते हैं ताकि कोई किसी किस्म का डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ना हो। लेकिन जब हम कॉन्टीन्यूसली किसी हार्मफुल सब्सटेंस को इनहेल करेंगे तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आ सकती हैं। और ये रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं। अब हमने कहा था कि बच्चे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें मेनली हमारे पास दो थे, नेज़ल कैविटी और फेरेंक्स, और बाकी बच्चे हमारे पास जो हैं वो ट्रैकिया, लेरिंक्स, ब्रोंक्यूल्स वगैरह वो किसके अंदर आ जाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट अगर बच्चे हम डिसऑर्डर की बात करें तो वो हमारे पास है साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस हम किसे बोलते हैं, दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेज़ल साइनोसिस। अब बच्चे साइनोसिस होती क्या कि हमारी ये जो हेड होता है, हमारी जो फेशियल बोन होती हैं, इन बोन्स के दरमियान कुछ कैविटीज़ मौजूद होती हैं, कुछ हॉलो स्पेसिस मौजूद होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। अब इन कैविटीज़ का, इन हॉलो कैविटीज़ का बच्चे फंक्शन क्या होता है, इन स्पेसिस का फंक्शन ये होता है कि ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो म्यूकस होता है वो हमारे नोज़ के अंदर उसको मॉइस्ट भी करता है और उसको, और वहाँ पे माइक्रोब्स को इंट्रैप भी करता है। मीन वहाँ पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सॉरी माइक्रोब से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दोबारा सुन ले बच्चे, ये जो साइनोसिस होती हैं ये बोन्स के दरमियान कैविटीज़ होती हैं, ये हॉलो स्पेसिस होती हैं जिनका काम होता है म्यूकस को प्रोड्यूस करना, और वो जो म्यूकस होता है वो माइक्रोब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर उन नेज़ल साइनोसिस में, मीन उन हॉलो स्पेसिस में या उन कैविटीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइनोसाइटिस बोलेंगे। और बच्चे ये साइनोसाइटिस एक्यूट भी हो सकती है, मीन ये 2 to 8 वीक तक रहेगी। इसकी सिम्टम जो होंगी वो 2 से 8 हफ्ते तक रहेंगी। ये क्रोनिक भी हो सकती है कि मीन ये बहुत ज़्यादा अरसा तक ये जो इन्फ्लेमेशन है ये रह सकती है। अब अगेन बच्चे वही लिखा हुआ है कि साइनसिस क्या होती हैं, दीज आर द होल्स इन द स्कल बिटवीन द फेशियल बोन। और ये जो हमारे फेस के अंदर, फेशियल बोन के अंदर मेनली 4 लार्ज साइनसिस मौजूद हैं। 2 इनसाइड द चीक बोन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी साइनोसिस। और 2 बच्चे जो होते हैं 2 अबव द एयर आइज, उनको बोलते हैं फ्रंटल साइनोसिस बोलते हैं। मीन मैक्सिलरी साइनोसिस या फ्रंटल साइनोसिस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी तो हम क्या बोलेंगे, साइनोसिटिस बोलेंगे। अब बच्चे साइनोसाइटिस बच्चे जो डिजीज़ है साइनोसाइटिस, अब अगर इसमें एक्चुअली होता क्या है, हमने कहा कि वो जो साइनोसिस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी,
अब देखें साइनोसिस ने क्या काम करना है कि दे आर लाइंड विद मेम्ब्रेन एंड दे सिक्रीट एंटीबॉडी कंटेनिंग म्यूकस। और फिर वो एंटीबॉडी कंटेनिंग म्यूकस का काम क्या होगा बच्चे कि अगर कोई माइक्रोब, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है तो ये फ़ौरन उसको किल कर देगा। मीन यहाँ पर जो है ये साइनसिस को इन्फ्लेमेशन से बचाता है। लेकिन जब साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइनोसाइटिस बोलेंगे। अब इसके बच्चे काजेज मेन हमारे पास क्या हैं, इसके मेन काज हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। लेकिन उसके साथ जो एलर्जिक रिएक्शन है वो भी इस डिजीज़ को काज कर सकते हैं, जैसे कि डस्ट है, पोलन है, या डिफरेंट बच्चे इन्वायरमेंटल एजेंट्स, उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस डिजीज़ हो जाएगी, उसकी वजह से भी साइनसिस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ड्राइनेस की बात करें, होम्स ऑफिस में अगर ड्राई एयर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, उसके अलावा बच्चे हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उनकी वजह से भी ये डिजीज़ हो जाती है, उनकी वजह से भी साइनसिस जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके अलावा बच्चे ये जो साइनोसाइटिस है इसके और मेजर बच्चे काजेज कौन से हैं, कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। उसके अलावा बच्चे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, ओवर क्राउडिंग, डेंटल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, दे ऑल आर काज साइनोसाइटिस डिजीज। इसके सिम्टम्स बच्चे हमारे पास मेनली क्या हैं, फीवर मतलब बुखार हो जाएगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पी वॉइस, पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, फेशियल पेन, हेडेज दैट इज़ समटाइम्स एग्रेवेटेड बाय बेंडिंग ओवर, के जब हम थोड़ा सा बेंड होंगे, जब थोड़ा सा बच्चे नीचे झुकेंगे तो उस वक्त ये जो सर का जो दर्द होगा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बच्चे डिजीज़ की बात करें, ऐसे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे इसको देखें, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे या सल्फर ड्रग्स यूज़ करेंगे जो उन बैक्टीरिया को फ़ौरन क्या कर देंगी, किल कर देंगी। उसके अलावा बच्चे जो कुछ फिजिशियन होते हैं वो नेबुलाइजेशन को भी प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका काम भी क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, साइनसिस के अंदर या नोज़ के अंदर उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना और रिकवरी को एक्सेलरेट करना। नेक्स्ट बच्चे डिजीज़ की डिसऑर्डर की बात करें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो वो हमारे पास है ओटिटिस मीडिया। अब बच्चे ओटिटिस मीडिया हम किसे बोलते हैं, दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होती है बच्चे, देखें हमें पता है कि जो एयोस्ट्रेचियन ट्यूब होती है, इस एयोस्ट्रेचियन ट्यूब का काम क्या होता है कि ये मिडल एयर को नेज़ोफेरिंक्स, मतलब जो हमने कहा था ना फेरिंक्स की भी 3 बच्चे उसकी टाइप्स होती हैं, तो उनमें से जो नेज़ोफेरिंक्स होता है ये एयोस्ट्रेचियन ट्यूब उस मिडल एयर को फेरिंक्स से क्या करवाती है, कनेक्ट करवाती है। और इसका बाकी काम क्या होता है बच्चे कि ये मिडल एयर कैविटी और आउटसाइड जो आउटर जो एयर होता है उनके दरमियान प्रेशर को इक्वलाइज करता है। और जब वो प्रेशर इक्वलाइज होगा तो फिर मिडल एयर कैविटी से जो म्यूकस वगैरह ये जो फ्लूइड होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। मीन ये जो एयोस्ट्रेचियन ट्यूब है ये मिडल एयर कैविटी और आउटसाइड मीन आउटर जो एयर होगा उनमें प्रेशर को इक्वलाइज रखती है, प्रेशर को मेंटेन रखती है। जब प्रेशर इक्वल होगा तो उस वक्त मिडल एयर कैविटी के अंदर जो फ्लूइड हैं, जो म्यूकस हैं, वो आउटसाइड मूव कर आते हैं। लेकिन अगर बच्चे वो ट्यूब जो है, अगर वो ट्यूब क्लोज हो जाए, तो जब ट्यूब क्लोज हो जाएगी तो फिर मिडल एयर से जो फ्लूइड है वो आउटसाइड मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे क्या हो जाएगा, इंट्रैप हो जाएगा। और जब मिडल एयर कैविटी के अंदर जब वो फ्लूइड इंट्रैप हो जाएगा तो उस वक्त बच्चे जो हमारा बैक ऑफ द नोज़ है, मीन जो 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 हमारा बच्चे फेरेंक्स है, तो फिर फेरेंक्स से फ्लूइड के थ्रू जो बच्चे वो जो माइक्रोब्स होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो ट्रैवल करके कहाँ पे चले जाएंगे, मिडल एयर कैविटी के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे उस फ्लूइड के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बच्चे मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओटिटिस मीडिया बोलेंगे। अच्छा मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, एयोस्ट्रेचियन ट्यूब का काम क्या होता है कि ये मिडल एयर कैविटी और जो आउटसाइड एयर है उनमें प्रेशर को इक्वलाइज करता है ताकि मिडल एयर कैविटी में से जो फ्लूइड है वो आउटसाइड मूव करे। अब अगर ये एयोस्ट्रेचियन ट्यूब क्लोज हो जाती है तो फिर वो फ्लूइड अंदर ही इंट्रैप हो जाएगा बच्चे, वो फिर आउटसाइड मूव नहीं करेगा। तो उसकी वजह से बाद दफ़ा क्या होता है कि उस फ्लूइड के साथ साथ जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बच्चे, वो ट्रैवल कर कहाँ पे चले जाएंगे, मिडल एयर कैविटी में चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर इन्फ्लेमेशन काज करेंगे। हम क्या बोलते हैं, ओटिटिस मीडिया बोलते हैं। अब अगर इसके हम काजेज़ की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करें, तो बच्चे चिल्ड्रन आर कॉमनली मोर अफेक्टेड देन अडल्ट्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड द हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ देयर एयोस्ट्रेचियन ट्यूब। तो इस वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और बच्चे इसके अदर 4 मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं, एलर्जी, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज ऑफ एयोस्ट्रेचियन ट्यूब,
एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये भी मेन काजेज हैं जिसकी वजह से ओटिटिस मीडिया की डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे ओटिटिस मीडिया काजेज सडन स्वेरिज, डीफनेस, टिनिटस, जिसको हम जिसके इसके अंदर एक्चुअली होता है क्या है कि हमारे जो एयर होते हैं उनके अंदर से वो आवाज़ आ रही होती है, रिंगिंग एंड बजिंग की आवाज़ आ रही होती है। इरिटेबिलिटी, फीवर, हेडेक, फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द एयर, nausea and difficulty in the speaking and hearing, these all are the symptoms of otitis media। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो 80% केस के अंदर क्या होता है कि बच्चे 3-4 डेज़ के अंदर वो जो ओटिटिस मीडिया के अंदर वो जो फ्लूइड जो इंट्रैप हुआ था बच्चे वो खुद ब खुद क्लियर अप हो जाता है। मतलब ये इन्फ्लेमेशन जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। मीन बाहर से कोई जो मेडिसिन वगैरह है उनकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस वगैरह आ जाएँ तो फिर जो ट्रीटमेंट है वो नेसेसरी हो जाती है। और इसके लिए बच्चे मेनली एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे वहाँ पर मेनली बैक्टीरिया होंगे तो एंटीबायोटिक्स जो होंगी उन बैक्टीरिया क्या कर देंगी, उनको किल कर देंगी। और बाज़ दफ़ा पेन किलर्स को भी यूज़ किया जाता है ताकि अगर वहाँ पे अगर बच्चे इसके कोई सिम्टम्स हैं तो उन्हें कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि इनके अंदर मेनली स्वेयर जो बच्चे वो हेडेक वगैरह भी होता है तो फिर एज अ पेन किलर भी हम उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम आज के लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें जो हमने आज डिस्कस करना है बच्चे वो है फ्रेंजिटिस। और ये कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं बच्चे वो MBBS बुक से भी इंक्लूड की गई क्योंकि लास्ट टाइम भी PMC के अंदर इसमें MCQ आ चुका है। अब बच्चे फ्रेंजिटिस किसे बोलते हैं? फ्रेंजिटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन द बैक ऑफ द थ्रोट और फेरिंक्स। अब इस डिजीज़ के अंदर बच्चे क्या होता है कि जो फेरिंक्स होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेंजिटिस बोलते हैं। अब बच्चे इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस एंड डिफ़िकल्टी इन द स्वॉलिंग। और बच्चे ये जो फ्रेंजिटिस है इसकी जो मेडिकल टर्म है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सोर थ्रोट, कि जी गला क्या हो गया, ख़राब हो गया, गले की सोजिश हो गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेंजिटिस बोलते हैं। और बच्चे इसकी मेन काज क्या होते हैं हमारे पास? वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। तो मीन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से उस फेरिंक्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब बच्चे जो फ्रेंजिटिस है इट इज़ अ कॉमन कंडीशन एंड रेयरली अ काज फॉर द कंसर्न। मतलब आम तो बाज़ दफ़ा ये गला ख़राब होता है लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो कुछ ज़्यादा ही काम गड़बड़ हो जाता है तो उस वजह से फिर वो मेजर एक कंसर्न हमारे फिर इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो ज़रूरी हो जाती है। अब बच्चे अगर वायरल फ्रेंजिटिस होगी मतलब इसका वायरल काज होगा तो वो एक वीक के अंदर खुद ब खुद ही क्लियर अप हो जाता है। मीन खुद ब खुद ही जो पर्सन है वो क्योर हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर काम गड़बड़ हो जाए तो फिर हमें जो मेडिकेशन है वो फिर यूज़ करनी पड़ती है। इसके काजेज़ की बात करें तो बच्चे इसके जो मेन मोस्ट जो काज इसके हैं बच्चे वो हैं वायरल इन्फेक्शन। दीज आर द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द फ्रेंजिटिस ट्रस्टेड सोर्स। उसके अलावा बच्चे कुछ इसके और काजेज वो क्या हैं? रोहिनोवायरसिस, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करवाएगा। बच्चे उसके अलावा कोरोना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन काज करेगा। विच आर द काज ऑफ कॉमन कोल्ड। और बच्चे इसके अलावा एडिनो वायरस की बात करेंगे तो याद रखना जो एडिनो वायरस है ये कंजक्टिविटीज़ भी काज करता है। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ये जो आई बाल होता है, ये जो आई लिड होते हैं, इनकी जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिविटीज़, या उसे हम पिंक आई भी बोलते हैं। तो ये जो एडिनो वायरस होता है ये उस फेरिंक्स की भी बच्चे जो है उसकी भी इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। इसके अलावा बच्चे अगर लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा और द फ्लू एंड एस्पिटीन बार वायरस। ये जो एप्स्टीन बार वायरस है बच्चे ये क्या काज करता है? मोनोन्यूक्लियोसिस। ये कंटीजियस डिजीज़ है और इसके अंदर भी क्या हो जाता है बच्चे? ये जो सोर थ्रॉट काज करते हैं, मतलब इसके अंदर भी फेरेंस के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये वायरस क्या करता है? उसकी भी इन्फ्लेमेशन काज करता है। अगर इसके फैक्टर की बात करें तो बच्चे the factor that can increase a person risk of pharyngitis include having a history of allergies। अगर उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती है तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शन, वो साइनस हमने कहा होलोकाइटिस स्पेसिस, अगर उसका इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाएगी। उसके अलावा बच्चे स्मोकिंग और एक्सपोजर ऑफ सेकेंड हैंड स्मोक, तो उसकी वजह से भी जो फेरिंक्स है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसके सिम्टम्स की बात करें, सम ऑफ द वायरल फ्रेंजिटिस, हमने कहा था ना कि वायरस जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन वो इसका मेन काज है। तो उनकी मेन सिम्टम्स क्या होंगे बच्चे? कफ, खांसी, हेडेक, रनी नोज,
आई इरिटेशन, swollen tonsils, post nasal drip, and swollen lymph nodes and fatigue और थकावट. These all are the symptoms of pharyngitis. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. बाकी जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.